Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 4 Ethics in Counseling. This Unit 4 is of Block 1, Group B, MPCE 021 Counseling Psychology. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं एथिक्स का मतलब क्या होता है, एथिक्स कौन डिसाइड करता है, एथिक्स के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, वो कैसे अप्लाई होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द एथिक्स. सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सिंस यू आर सीइंग दिस रेड मार्क. वेयर एवर यू आर सीइंग दिस रेड मार्क दैट मीन्स ये एग्जाम में आ चुका है. तो एथिक्स की सबसे बेस्ट डेफिनेशन अगर हम बोलें तो ये यहाँ इन्होंने दी है. एथिक्स प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स हैं जो गवर्न करती हैं कि काउंसलर और क्लाइंट के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप होगी. मतलब कि एक काउंसलर अपने क्लाइंट के साथ किस तरह का रिश्ता रखेगा, उसमें उसके क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है, उनको देखते हुए जो रिलेशनशिप होगी वो एथिक्स के अंदर आएगी. मोरालिटी की बात करें तो मोरालिटी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एथिक्स. मोरालिटी में देखें तो वो होता है कि हम अपने एक्शन को इवेलुएट करें और जज करें और उसके अकॉर्डिंगली हम ये देखें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब मोरालिटी के अंदर आता है. तो एथिक्स एंड मोरालिटी की ये डेफिनेशंस हैं जो आप तैयार कर सकते हैं. अगेन, रीजंस फॉर एथिकल कोड्स. एथिकल कोड्स मतलब वही स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स को ही एथिकल कोड्स कहते हैं. तो क्या क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों फॉलो करने चाहिए एथिकल कोड्स, क्या रीज़न है उसके पीछे. पहला कारण ये है, इन्होंने पॉइंट वाइज दिया है और बहुत अच्छे से बताया है. एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं इस प्रोफेशन को गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर हम कुछ एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही बंद कर देगी. काउंसलिंग नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी. सो इसको कंटिन्यू करने के लिए हमें एथिकल कोड्स डिसाइड करने होते हैं सो दैट ये प्रोफेशन जो है ये चलता रहे. ये अलाउ करता है, जो प्रोफेशन है वो रेगुलेट करता है हमारी एक ऑटोनॉमिकल बॉडी को, ऑटोनॉमस बॉडी को फंक्शन करने के लिए अलाउ करता है. यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, हम काउंसलिंग एसोसिएशन को मेंटेन कर सकते हैं अगर हम एथिकल कोड्स डिसाइड करते हैं, जिससे ये होगा कि जो भी मेंबर्स हैं वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे और उसको सही नहीं बोलेंगे जो एक्चुअली गलत है. सो इसीलिए कोड्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है. सेकेंड, इन्होंने बताया है कि ये कंट्रोल करता है इंटरनल डिसएग्रीमेंट एंड बिकरिंग. यानी कि कई बार क्या होता है कि एक इंसान के लिए कोई चीज़ सही है और दूसरे के लिए गलत है. सो जैसे कि काउंसलिंग का एक रूल है कि हम किसी भी क्लाइंट को टच नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं हग करना बहुत अच्छी बात है. कोई अगर दुखी है तो उसको हग कर लो तो उसके आधे दुख कम हो जाते हैं, जैसे कि मुन्ना भाई MBBS मूवी में बताया गया था. गले मिलना, फूल देना, ये सी चीज़. लेकिन काउंसलिंग में वो चीज़ बहुत गलत बताई जाती है, हम किसी को टच नहीं कर सकते. सो दिस इज़ व्हाट, इंटरनल डिसएग्रीमेंट ना हो, इसीलिए एथिकल कोड्स ज़रूरी हैं. सो दैट ये प्रमोट करता है इस एक प्रोफेशन की स्टेबिलिटी. यानी कोई भी क्लाइंट किसी काउंसलर के पास जाता है तो उसको एक जैसा बिहेवियर सब जगह मिलेगा तो वो जल्दी रिकवर होगा, लेकिन अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगा तो वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगा. तीसरा एथिकल स्टैंडर्ड है कि ये प्रोटेक्ट करता है प्रैक्टिशनर्स को पब्लिक से भी. कभी कभी माल प्रैक्टिस के केसेस आ जाते हैं जहाँ पे जो काउंसलर है उसने गलत हरकत कर दी कुछ ऐसी. सो जो प्रोफेशनल्स हैं वो एथिक्स के अकॉर्डिंगली बिहेव करें सो दैट उनका बिहेवियर जो जज होगा वो उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जज होगा. बाकी और भी रीजंस इन्होंने बताए हैं, जैसे कि ये इंश्योर करता है प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल बिहेवियर. यानी कि अगर बिहेवियर सब जो प्रोफेशनल है वो सही से उनको पता होगा कि क्या सही है, कौन सा बिहेवियर सही है, कौन सा बिहेवियर नहीं सही है. सो उस तरह से बिहेव करेंगे. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पब्लिक ट्रस्ट. अगर आप सही से बिहेव करेंगे तो पब्लिक आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी, वरना एक दूसरे तक बात पहुंची जाती है. अगर कोई चीज़ गलत होती है तो वो लोगों तक पहुंची जाती है कि ये वाला काउंसलर ठीक से बिहेव नहीं करता.
नेक्स्ट, प्रोफेशनल मॉनिटर देयर ओन एंड अदर मेंबर्स प्रोफेशनल बिहेवियर। अब सपोज कोई बहुत आइडियोलॉजिकली बिल्कुल सही काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड कर रहा है, बट दूसरा काउंसलर नहीं कर रहा है, तो हम एक दूसरे पे वॉच कर सकते हैं, एक दूसरे को वार्न कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कंट्रोवर्सीज को डेवलप होने से हम बचा सकते हैं, एथिकल डिलेमास को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कन्फ्यूजन है कि भाई ये एथिक्स में आता है कि नहीं आता है, तो अगर हमारे पास कोई कोड लिस्टेड कोड्स है तो हम उससे कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। देन कैरेक्टर एंड वर्च्यूज, ACA एथिक कोड, ये भी ACA जो है अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन जो है, ये इन्होंने भी कुछ कोड्स दिए हैं, एथिकल कोड्स दिए हुए हैं जो हम आगे देखेंगे। उन्हीं को ही फॉलो किया जाता है हमारे इसमें इंडिया में भी। एस्पिरेशंस एंड गाइडलाइंस क्या होंगी, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से हम एथिकल कोड्स को बनाते हैं। नाउ एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, क्या प्रिंसिपल होना चाहिए किसी भी काउंसलर का, ये किचनर ने दिए थे 1984 में। 5 मॉरल प्रिंसिपल थे जिसका मैंने कोड इस तरह से लिखा है, JAFNB, JAFNB। J से जस्टिस, A से ऑटोनॉमी, F से फिडेलिटी, N से नॉन मेलिबेसेंस एंड B से बेनिफिसेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने फर्स्ट जो दिया है वो फिडेलिटी दिया है, यानी कि बीइंग ट्रस्टवर्दी। काउंसलर का ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़रूरी है, लॉयल, फेथफुल एंड ऑनरिंग कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हम अपने क्लाइंट को बहुत इज्जत से पेश आएँ, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हम मेंटेन रखें और उनकी कोई भी बात को हम बाहर लीक ना होने दें। ये इसके अंदर है। आप ये पूरा पैराग्राफ तैयार करके जाइए, क्योंकि ये टिक मार्क है, यानी एग्जाम में आ चुका है। आप एक बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। मैं ऊपर से बता देती हूँ इनमें क्या क्या है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कोई भी क्लाइंट को अलाउ करना कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, उसको क्या एक्शन लेना है वो खुद डिसाइड कर सके, लेकिन उसकी सेफ्टी को देखते हुए। ये नहीं कि वो गलत डिसीजन ले रहा है और आप आराम से हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हम ये देखेंगे कि उसकी सेफ्टी के बेसिस पे क्या वो सही डिसीजन ले रहा है और हम उसको हेल्प करेंगे उसको लेने के लिए, और जहाँ वो गलत लेता है वहाँ हम उसको गाइड कर सकते हैं। फिर है बेनिफिसेंस मतलब हम क्लाइंट के बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। हम उसको हमेशा उसके वेलफेयर की बात ही सोचेंगे और उसको उसके लिए सबसे बढ़िया जो है वो हम करेंगे। एक और बहुत बड़ा जो लास्ट 2 लाइन्स में दिया है, ऑब्लिगेशन, जो हमारा ऑब्लिगेशन होता है वो उन क्लाइंट के लिए ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इमेच्योर हैं, या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, या उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनके लिए हमें उनके बेनिफिट के बारे में सोचना, ये हमारा ऑब्लिगेशन है, यानी मजबूरी है, हमें करना ही होगा उनके लिए सोचना। बाकी तो सब अपने आप से डिसीजन ले लेते हैं, हम सिर्फ उनको हेल्प करते हैं और उनको इंडिपेंडेंट बनाने में भी हेल्प करते हैं। नॉन मेलिफिसेंस मतलब किसी के लिए अंदर उसको हार्म करने की सोच ना रखना। अबव ऑल डू नो हार्म, यानी कि हम चाहे हमें कितना भी हर्ट हुआ हो, उन्होंने कुछ भी हमारे को कह दिया हो क्लाइंट ने, लेकिन हम उसके लिए अब कुछ गंदी भावना नहीं रखेंगे और उनको इंटेंशनल हार्म नहीं पहुंचाएंगे। और नॉन मेलिफिसेंस में इंक्लूड होता है सेक्सुअल, फाइनेंशियल, इमोशनल और किसी और तरह का क्लाइंट एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे। हम अवॉइड करेंगे कि माल प्रैक्टिस हम ना करें और कोई भी ऐसी सर्विस ना प्रोवाइड करें जो फिट नहीं है, और हम कभी भी ऐसी सर्विस ना प्रोवाइड करें जब हम खुद बीमार हैं। अगर हम खुद परेशान हैं अपनी पर्सनल सर्कमस्टेंसेस को लेकर, या हम किसी बात से परेशान हैं, तो बेटर टू टेक अ लीव रादर काउंसलिंग देम। उस कंडीशन में जब हम खुद मेंटली डिस्टर्ब है तो हमें किसी की काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए अनटिल वी आर फिट। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये नॉन मेलिफिसेंस के अंदर आता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये पूरा पैराग्राफ आप ज़रूर पढ़िए। मैंने सिर्फ एक ऊपर से इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है। जस्टिस का मतलब वो वाला नहीं है जो जज कोर्ट में बैठ के राइट और रॉन्ग डिसाइड करते हैं। इसमें जस्टिस का मतलब होता है ह्यूमन राइट और डिग्निटी को देख के हम क्लाइंट का रेस्पेक्ट करते हुए उसके लिए जस्ट बिहेव करें। ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वली इन proportion
टू देयर रेलिवेंट डिफरेंसेस। यानी जब हम उनको ट्रीट करते हैं तो हमें ये देखना होगा किसके लिए कौन सी चीज़ सही है और किस गलत इंसान के लिए कौन सी चीज़ सही होगी, वैसा हमें इंश्योर करना है उनकी काउंसलिंग में और साइकोथेरेपी सर्विसेज में। तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंटली डील करना है सो दैट उनकी नेसेसिटी और अप्रोप्रिएटनेस के हिसाब से हमें करना होगा। तो ये 5 प्रिंसिपल थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इंडिविजुअली भी ये आते हैं 3 मार्कर में, जैसे नॉन मैलिफिसेंस आ चुका है, बेनिफिसेंस आ चुका है, ऑटोनॉमी आ चुका है, फिडेलिटी भी आ सकता है। तो ये 5 एक साथ भी आपको तैयार करने होंगे और ये सेपरेटली भी तैयार करने होंगे। नाउ प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एथिक्स क्या होता है? प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एथिक्स जो हैं वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो कंडक्ट के, कि हमें किस तरह से कोई चीज़ किस तरह से काउंसलर को बिहेव करना है। किस पे बेस्ड करते हैं? कुछ वैल्यूज़ पे बेस्ड करते हैं। ये जो हमें बताया जाता है कि हमें किस तरह से कंडक्ट करना है, और किसने ये वैल्यूज सेट करी हैं? कुछ प्रोफेशनल्स ने सेट करी हैं ये वैल्यू, सो दैट जब हम जैसे कि काउंसलर साइकोलॉजी में, तो ये प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो कुछ बहुत सारे वैल्यूज़ को एक साथ बैठ के प्रोफेशनल्स ने सेट किया है कि इनके अकॉर्डिंगली काउंसलिंग या काउंसलिंग करनी चाहिए, तो वो प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स मानी जाती है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ ये डेफिनेशन है जो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। ACA कोड ऑफ एथिक्स ये आ गया है, जो मैं ACA की बात कर रही थी। अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन जो है ये नॉन प्रॉफिट प्रोफेशनल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1952 में बनी थी, जो ग्रोथ और एनहांस करती है काउंसलिंग प्रोफेशन को। तो इनके कुछ कोड ऑफ एथिक्स हैं जो इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, जो एग्जाम में आ चुका है और आ सकते हैं। 5 मेन पर्पसेस हैं कि ACA कोड ऑफ एथिक्स का, कि वो क्यों, मेन पर्पस क्या थे, क्यों बनाए गए हैं ये एथिक्स। फर्स्ट है कि जो नेचर ऑफ एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये उनको भी समझ में आए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी मेंबर्स हैं एसोसिएशन के, और वो जिनको आप सर्व कर रहे हैं, मतलब क्लाइंट एंड काउंसलर दोनों को नेचर ऑफ एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। मेन पर्पस, फर्स्ट पर्पस ये है। फिर सेकंड है ये हेल्प करता है एसोसिएशन का जो भी मिशन है उसको सपोर्ट करने में। थर्ड है ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश करता है जो डिफाइन करते हैं कि एथिकल बिहेवियर कैसा होगा और बेस्ट प्रैक्टिस एसोसिएशन के मेंबर्स की क्या होगी। फोर्थ पॉइंट है कि ये जो कोड है ये सर्व करता है एथिकल गाइड को, एथिकल गाइड की तरह ये एक्ट करता है, और ये डिज़ाइन करता है जिस तरह से भी ये डिज़ाइन किया गया है वो असिस्ट करता है जो जितने भी मेंबर्स है ACA के, कि उनको कैसा एक्शन करना है, बेस्ट कैसे सर्व करना है काउंसलिंग सर्विस के थ्रू, और कैसे प्रमोट करना है काउंसलिंग प्रोफेशन को। ये भी इसमें बताया गया है, इसके ये भी पर्पस है इसका ACA कोड का। एंड फिफ्थ पर्पस ये है कि ये सर्व करता है कि एथिकल कंप्लेंट्स और इंक्वायरीज जो भी आती हैं तो जो एसोसिएशन के मेंबर्स के अगेंस्ट उनको कैसे प्रोसेस करना है, किस बेसिस पे हमें प्रोसेस करना होगा। तो ये 5 एथिकल पर्पसेस बताए हुए हैं ACA कोड के, ये एग्जाम में आ चुके हैं। RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसने भी कुछ कोड बताए हैं काउंसलिंग एथिक्स के। जो RCI कोड ऑफ एथिक्स है ये जुलाई 17, 2001 में हुआ था, पहले अडॉप्ट किया गया था ACA के बेसिस पे, और नया जो रिवाइज हुआ है वो 28 मार्च 2006 में रिवाइज हुआ था। सो इन्होंने RCI जो है इसने बहुत सारे रूल्स बताए हैं कैसे क्या ऑब्लिगेशंस होंगे। तो ऑब्लिगेशंस में इन्होंने 3 ऑब्लिगेशंस रखे, ऑब्लिगेशन टू द पब्लिक, ऑब्लिगेशन टू द क्लाइंट एंड ऑब्लिगेशन टू द प्रोफेशन एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री। ऑब्लिगेशन टू द पब्लिक में ये बताते हैं कि जो मेंबर है, जो रजिस्टर्ड मेंबर है RCI में, उनको क्या करना चाहिए। ये हमेशा एक्यूरेट, अप्रोप्रिएट एंड ट्रुथफुल प्रमोशन करेंगे प्रैक्टिस का, हमेशा अप्रोप्रिएट रहेंगे, एक्यूरेट रहेंगे और ट्रुथफुल रहेंगे अपने क्लाइंट के प्रति। ये दूसरों के राइट के लिए रेस्पेक्टफुल रहेंगे, मतलब रेस्पेक्ट देंगे दूसरों के हक को,
और प्रोफेशनल वर्क जो है इनका, उसको जिस तरह का उन्होंने एम्प्लॉयमेंट लिया है, मतलब कि वो साइकोलॉजिस्ट हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, किस तरह के हैं। देन ये एक्यूरेट, ट्रुथफुल और अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट या क्लेम करेंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, यानी जो उन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने अचीव किया है उसके लिए ये अप्रोप्रिएट एक्शन करेंगे, कुछ ऐसा फालतू चीज़ नहीं करेंगे जो नहीं है, सूट नहीं करता। ऑब्लिगेशन टू द क्लाइंट क्या है, मतलब कोई भी रजिस्टर्ड मेंबर है उसको क्लाइंट के साथ कैसे बिहेव करना है। तो पहला है कि वो प्रिजर्व करेगा कॉन्फिडेंस क्लाइंट का, मतलब क्लाइंट को अपने भरोसे में लेगा, और हर एक प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट मेंबर के साथ भी ये बिहेवियर कॉन्फिडेंस रखेगा, मतलब कि ट्रुथफुलनेस रखेगा। सेकंड, ये एक्सरसाइज करेगा अनप्रिजडिस्ड एंड अनबायस्ड जजमेंट, यानी कि कोई किसी भी कास्ट, क्रीड या जेंडर का हो लेकिन सबके साथ बराबर से बिहेव करेगा। नेक्स्ट है कि उसका जो एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस जो होगा उसी में ही वो काम करेगा, ये नहीं कि वो है तो काउंसलर लेकिन वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी करने लगा है, ये नहीं होना चाहिए। सो जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से ही आप एक्ट करेंगे। वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा जो अगेंस्ट है, इलीगल है और ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है उस प्रोफेशन को, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। देन ये कोई भी पेमेंट नहीं लेगा या गिफ्ट भी नहीं लेगा कोई भी पब्लिक ऑफिसर से, प्राइवेट क्लाइंट से या फिर किसी इंडस्ट्री से, सिंपली उनको कुछ फेवर करने के लिए, मतलब कि आप ब्राइब नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि और ये जो भी सर्विस करेगा वो उसमें जो पूरी जो ऑक्यूपेशन है उसको कंट्रीब्यूट करने की हेल्प करेगा, और टाइम और मनी भी उससे भी हेल्प कर सकता है। पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस में भी ये पार्टिसिपेट कर सकता है कोई भी मेंबर, और कंट्रीब्यूट भी कर सकता है पैसे और मनी। अगेन जो थर्ड ऑब्लिगेशन है इस प्रोफेशन की, प्रोफेशन एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री की, कि ये रिकॉग्नाइज करेगा वैल्यू और इस प्रोफेशन की वैल्यू रिकॉग्नाइज करेगा और कंट्रीब्यूट करेगा और अच्छे से इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कुछ नई डिज़ाइंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और फॉल्स स्टेटमेंट्स को नहीं डालेगा और कोई भी ऐसी मैलिशियस अटेम्प्ट नहीं करेगा जो इस प्रोफेशन या इस प्रैक्टिस या इस पोजीशन में अच्छी नहीं है। फिर ये एनकरेज करेगा जो भी प्रोफेशनल एजुकेशन और रिसर्च है और या फिर कोई इंफॉर्मेशन नई निकली है उसको और अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट करने में, उसको आगे बढ़ाने में और अच्छा प्रोफेशन क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो ये तो थे ऑब्लिगेशंस जो आरसीआई ने बताई है रजिस्टर्ड मेंबर के लिए, टुवर्ड्स पब्लिक, टुवर्ड्स क्लाइंट एंड टुवर्ड्स इंडस्ट्री। सो now next topic is the ACA 8 main sections। जो 8 main sections है वो इन्होंने यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ये दिए हैं, मतलब कि कौन कौन से ACA अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन ने क्या क्या दिए हैं। काउंसलिंग रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन एंड प्राइवेसी का क्या मतलब है। देन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। रिलेशनशिप विद अदर प्रोफेशनल्स कैसा होना चाहिए। इवेल्युएशन, असेसमेंट एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब आप इवेल्युएट कैसे करेंगे, असेस कैसे करेंगे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे। सुपरविजन, ट्रेनिंग एंड टीचिंग कैसी होगी। रिसर्च एंड पब्लिकेशन कैसा होगा। रिजॉल्विंग एथिकल इश्यूज़ कैसे होंगे। तो फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम में नहीं आए हैं अब तक, आई एम नॉट श्योर कि आगे आएंगे कि नहीं आएंगे, बट इन्होंने ये 8 जो मेन सेक्शंस दिए हैं इनकी हेडिंग्स तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, तो आप ये ज़रूर देख लीजिए। और ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ी, ये आपको पहले से पता है कुछ चीज़ें, तो आप अगर एक बार रफ रीडिंग भी करेंगे तो हो जाएगा। ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट का, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट भी आया है, 1995 में क्या था वो बताया एंड देन 2005 में क्या चेंज हुआ है वो बताया हुआ है। सो ये एक बार रीडिंग कर लीजिए। वैसे ये एग्जाम में नहीं आता तो मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। अगेन कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब होता है ये यहाँ बताया एंड देन 2005 में क्या चेंज आया है वो इन्होंने यहाँ पे बताया। तो ये जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तब आप एक बार रीडिंग दे सकते हैं। सो इसमें वही बताया है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करना है, वो सब है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप विद अदर प्रोफेशनल्स कैसा होगा वो इन्होंने बताया है यहाँ पे। 2005 में क्या मॉडिफिकेशन आए वो इन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें करनी है।
एंड देन इवैल्यूएशन असेसमेंट के बारे में बताया। हर जगह उन्होंने 2005 मॉडिफिकेशन ज़रूर दिया है कि जैसे इनका अगर मैं ये बताऊं कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बारे में है, ये असेसमेंट इंटरप्रिटेशन के बारे में है, तो इन्होंने बताया है कि न्यू स्टैंडर्ड जो है वो प्रोहिबिट करता है, मतलब रोकता है काउंसलर को फॉरेंसिक इवैल्यूएशन करने से क्लाइंट की काउंसलिंग के थ्रू। सो ये अवॉइड करता है हार्मफुल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स फैमिली मेम्बर के साथ, रोमांटिक पार्टनर के साथ या क्लोज फ्रेंड के साथ, यानी कि आप इन सब के साथ कोई काउंसलिंग नहीं कर सकते फैमिली मेम्बर्स वगैरह के साथ। अच्छा, और सुपरविजन ट्रेनिंग एंड टीचिंग के बारे में बताया है कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, और मॉडिफिकेशंस भी इन्होंने बताई है, मॉडिफिकेशन क्या हो गई हैं। देन रिसर्च एंड पब्लिकेशन में क्या होता है वो सब है। 2005 में क्या चेंजेस आए हैं वो इन्होंने बताया है कि बोर्ड के पास रिव्यू के लिए जाता है जो भी आप रिसर्च करते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड रिक्वायरमेंट होती है जो भी आपको पब्लिश करना है, एंड देन उसके बाद आप पब्लिश कर सकते हैं। अगेन ये रिजॉल्विंग एथिकल इश्यूज, इस पर रेड मार्क है, यानी ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान से कर सकते हैं। जो काउंसलर्स होते हैं वो लीगल, एथिकल एंड मॉरल मैनर में ही कंडक्ट करते हैं प्रोफेशनल वर्क, यानी कि काउंसलिंग। ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लीगल, एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़। सो जो क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए, इस चीज़ के लिए अवेयर होना प्रोफेशनल का बहुत ज़रूरी है। और ये जब काउंसलिंग करते हैं तो ये स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं इस चीज़ का। और काउंसलर जो होते हैं वो एथिकल डिलेमास को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, या तो वो अपने से बड़ों से या अपने सीनियर्स से या फिर अपने कलीग से डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई एथिकल डिलेमा उनको आता है, और वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एथिकल प्रैक्टिस डेली प्रोफेशन में। और आगे इन्होंने जो 2005 में मॉडिफिकेशन आया उसके बारे में भी बताया है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है वो रिजॉल्व नहीं होता, कैसे, काउंसलर्स के थ्रू या फिर लॉ रेगुलेशन, तो हम उसको कैसे ठीक करते हैं, हमें लॉज हमारा जो भी लॉ बना है, लीगल अथॉरिटी है, उनके थ्रू हमें फिर रिजॉल्व करना पड़ता है। दूसरा जो चेंज इस सेक्शन में आया है वो ये है कि पोटेंशियल एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बढ़ा दिए हैं जो इन चीज़ों को, एथिकल इश्यूज को देखते हैं। जैसे एथिकल वायलेशंस अगर कुछ हुई है या सस्पेक्टेड एथिकल वायलेशंस है, उनको देखने के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा दिए हैं, जिसमें स्टेट और नेशनल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ आ जाती हैं, स्टेट लाइसेंसिंग बोर्ड्स आ जाते हैं, एंड अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज़ आ जाती हैं। तो ये जो हैं वो ACA मेंबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था एथिक्स के ऊपर चैप्टर, और क्या इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो मैंने आपको बताया। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रोफेशनली अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हो तो प्लीज़ इसको एक बार सीरियसली ज़रूर रीड कर लीजिएगा। ये सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है अगर बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँ। सो आई हैव ट्राइड टू शॉर्टन इट एंड मेक इट इन अ ब्रीफ वे। सो आई होप it will be helpful. Do comment below my videos to let me know how helpful these videos are. उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ नीचे। और do like this video. Do share my videos to rest of the students so that they get some help for studying, since knowledge is too wide। और सिर्फ ये इसके थ्रू कंपटीशन की कोई इंटेंशन नहीं रखनी चाहिए इन वीडियोस के थ्रू। अगर कंपटीशन करना है तो पूरी दुनिया पड़ी है कंपटीशन के लिए। सो दिस इज़ merely a help to the IGNOU students because I know how they are studying, at what conditions they are studying. So this is a mere help to the IGNOU students. So thanks for watching. Do not forget to share my videos to the students. Take care. Bye bye.